नमस्ते। नाटक का नाम नशा, लेखक मुंशी प्रेमचंद, अवधि लगभग 15 मिनट। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा था और मैं एक मामूली क्लर्क का, जिसके पास अपनी मेहनत मजूरी के अलावा और कोई जायदाद नहीं थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु, खून चूसने वाली जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील नहीं थी। इसलिए वो अक्सर कहता कि देखो भाई, छोटे बड़े मनुष्य हमेशा से होते रहे हैं और होते रहेंगे। एक लचर दलील थी। किसी मानवीय नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना बेहद कठिन काम था। बहस की इस गर्मा गर्मी में मैं अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, मगर ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। इसका कारण शायद यह भी था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था, लेकिन नौकरों के साथ वो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, उसमें उसको भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर ठीक से नहीं लगाया, दूध जरूरत से ज्यादा ठंडा या गर्म हो गया, या फिर साइकिल ठीक से साफ नहीं की तो आपे से बाहर हो जाता था। सुस्ती और बदतमीजी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, मगर दोस्तों के साथ और विशेषकर मेरे साथ उसका व्यवहार बहुत ही नम्रता और सौहार्द से भरा हुआ रहता था। अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी उतना ही कठोर हो जाता, क्योंकि मेरा लोक प्रेम तो सिद्धांतों पे न होकर निजी दशाओं पे टिका हुआ है, और वह गरीब रहकर भी उतना ही अमीर रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय है। अब की बार दशहरे की छुट्टियों में मैंने यह निश्चय किया कि गांव नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास किराए के लिए रुपए नहीं थे और घर वालों को मैं इसके लिए तकलीफ नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वो लोग जितना मेरे लिए करते हैं उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। फिर परीक्षा का भी ख्याल था, अभी बहुत पढ़ाई करनी बाकी है, लेकिन भूत की तरह बोर्डिंग हाउस में अकेले पड़े रहने को भी जी नहीं चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने साथ उसके गांव चलने का न्योता दिया तो मैं तो बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ पढ़ाई भी खूब हो जाएगी, क्योंकि वो अमीर होने के साथ साथ मेहनती और ज़हीन भी है। लेकिन इसके साथ उसने ये भी कहा कि देखो भाई, तो वहां जाकर जमींदारों की बुराई मत करना, वरना मेरे घर वालों को बुरा लग जाएगा। वो लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें उनकी सेवा के लिए ही बनाया है, और आसामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि उनमें और इन जमींदारों में कोई मौलिक भेद है ही नहीं, तो भाई जमींदारी का तो कहीं पता न चले। मैंने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ भाई, मैं तो यही समझता हूं। तुम गलत समझते हो। मगर मेरी इस बात का ईश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और इस निर्णय को मेरे विवेक पर छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर वो जिद पकड़ता तो फिर मैं भी अड़ जाता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने तो कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया था। इस बार तो सेकंड क्लास में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। गाड़ी तो रात को 9 बजे आती है, लेकिन हम लोग यात्रा के हर्ष में शाम को ही स्टेशन पहुंच गए। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाके भोजन किया। मेरे रंग रूप और वेशभूषा को देखकर पारखी खानसामों को यह पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। पर मुझे उनकी ये गुस्ताखी जरा बुरी लग रही थी। हालांकि पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जितना वेतन मिलता है उतना तो इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता होगा। एक अठन्नी तो ईश्वरी ने ही चलते समय दे दी। फिर भी मैं उन सब से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा कर रहा था जिससे वो ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के एक हुक्म पर सबके सब दौड़ पड़ते हैं, और मैं कुछ मंगाता हूं तो उतना उत्साह दिखाते ही नहीं।
मुझे भोजन में कुछ भी स्वाद नहीं मिला। यह भेद संपूर्ण रूप से मेरे ध्यान को अपनी ओर खींचे रहा। खैर गाड़ी आई, हम लोग गाड़ी में सवार हुए। खान साहब ने ईश्वरी को सलाम किया और मेरी तरफ देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, देखा तुमने कितनी अदब और तमीज है इन लोगों में। एक हमारे नौकर है कि कोई काम करने का ढंग है ही नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा कि अगर तुम अपने नौकरों को भी रोज इस तरह से आठाने दिया करो ना, तो वो शायद इनसे भी ज्यादा तमीजदार हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम ये समझते हो कि ये लोग केवल इनाम के लालच में ये सब करते हैं? जी नहीं, अदब और तमीज तो इनके रक्त में घुली हुई है। गाड़ी डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक व्यक्ति ने हमारा दरवाजा खोला तो मैं तुरंत चिल्ला उठा, अरे सेकंड क्लास है, दूसरा दर्जा है भाई। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी तरफ विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखा और कहा, जी हां, सेवक इतना समझता है, और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई मैं कह ही नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। 5 बेगार, 2 भद्र पुरुष। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया और दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुस्लिम था रियासत अली और दूसरा ब्राह्मण राम हरक। दोनों मेरी तरफ ऐसे अपरिचित नेत्रों से देख रहे थे मानो कह रहे हो कि तुम कौवे होकर हंस के साथ क्या कर रहे हो। फिर रियासत अली ने प्रश्न किया, तो क्या ये बाबू साहब भी आपके साथ ही पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, जी हाँ, ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत में मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूं, नहीं तो कभी का लखनऊ लौट आया होता। अब की बार मैं इन्हें भी घसीट लाया। इनके घर से तो कई तार आ चुके थे, मगर मैंने भी इधर से हर तार का जवाब इनकारी में दिलवा दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस ही 4 आने प्रति शब्द होती है, लेकिन यहां से उसका जवाब भी इनकारी में ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी तरफ चकित नेत्रों से देखा और आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। फिर रियासत अली ने अर्ध शंका भरे स्वर में पूछा, लेकिन आप बड़े सादा लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका का निवारण किया, अरे महात्मा गांधी के भक्त है साहब, खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं। पुराने तो सब कपड़े जला डाले। यूं कहिए कि राजा है राजा, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, मगर आपकी सूरत देखो, ऐसे मालूम पड़ता है जैसे अभी अनाथालय से पकड़ के ला रहे हैं। पंडित राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव कम ही देखने को मिलता है, कोई भाप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, अरे आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़े की मिर्चई और चमरोदे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार तो बेगार में भी पकड़ लिए गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन ही मन कटा जा रहा था, पर न जाने कि उस वक्त मुझे ये सफेद झूठ बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं जान पड़ा, बल्कि उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मैं उस कल्पित वैभव के और समीपतर होता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पे सवार जरूर हुए हैं। यहां देखा तो 2 क्लोरस घोड़े खड़े हैं, मेरी तो जान ही निकल गई। सवार होते समय पोटियां कांप रही थी, मगर मैंने भी चेहरे पे शिकन नहीं पड़ने दिया और घोड़े को चुपचाप ईश्वरी के पीछे डाल दिया। गनीमत तो यह रही कि ईश्वरी ने अपना घोड़ा तेज नहीं किया, वरना हाथ पांव तुड़वा कर ही लौटते। शायद वो समझ गया था कि ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमाम बाड़े का सा बड़ा फाटक, द्वार पर एक पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का तो कोई हिसाब ही नहीं। उधर एक कोने में खूंटे से हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ
सबके साथ मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवाबंदी की पूछिए मत। नौकर चाकर तो क्या, घर के सदस्य भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर एक साधारण पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर करने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी को बुलाया। अरे तुम इधर आओ यार, तुम बड़े बदमाश हो, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना ये लोग तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। इतने में नाई हमारे पांव दबाने आ गया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे, सोचा पांव दबा दूं। ईश्वरी ने मेरी तरफ इशारा किया, पहले कुंवर साहब के दबा। मैं चारपाई पे लेटा हुआ था और मेरे जीवन में शायद ही ऐसा कभी कोई समय आया हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं तो इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन, पढ़े आदमियों की मुठमर्दी और भी न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का उपहास किया करता था। और आज मैं खुद ही पोतरों का रईस बनने का स्वांग भर रहा हूं। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी तो अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंची थी। अंदर से भोजन के लिए बुलावा आ गया। हम लोग स्नान करने चले। मैं अपनी धोती अक्सर खुद ही छांट लिया करता हूं, लेकिन यहां मैंने अपनी धोती भी ईश्वरी की भांति छोड़ दी। अपनी धोती छांटते हुए भी शर्म आ रही थी। स्नान के बाद अंदर भोजन को चले। हॉस्टल में तो जूते पहने मेज पे जा डटते थे। यहां पर पांव धोना जरूरी। कहार पानी लिए खड़ा था। पहले ईश्वरी ने अपने पांव आगे किए, कहार ने उसके पांव धोए। फिर मैंने भी अपने पांव आगे कर दिए, कहार ने मेरे पांव भी धो दी। मेरा वो विचार तो न जाने कहां चला गया था। सोचा था देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ाई करेंगे, मगर यहां तो सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं तालाब में मछलियों या चिड़ियों का शिकार कर रहे हैं, तो कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, तो कहीं शतरंज पे जमे हैं। नौकरों का एक जत्था हमेशा हमें घेरे रहता था। हाथ पांव हिलाने की तो जरूरत ही नहीं, केवल जबान हिला देना काफी। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़ा। और मैं तो महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। अरे कुंवर साहब के नाश्ते का समय हो गया है, जल्दी करो कहीं नाराज न हो जाएं। अरे कुंवर साहब का बिस्तर लगाओ भाई, उनका सोने का समय हो गया है। मैं तो ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक बन गया था, या फिर बनने के लिए मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथों से अपना बिस्तर लगा ले, मगर कुंवर मेहमान अपने हाथों से अपना बिस्तर कैसे लगा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा नहीं लग जाएगा। एक दिन यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपने माताजी से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। इधर 10 बज चुके थे। मेरी आंखों में नींद झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के काम धंधों में उसे मेरा बिस्तर लगाने की सुध ही नहीं रही। अब जब याद आई तो भागा भागा आया। मैंने भी ऐसी डांट पिलाई कि याद किया होगा उसने। अब आ रहे हो तुम बिस्तर लगाने, ये समय है तुम्हारा बिस्तर लगाने का। मेरी आवाज सुनी तो ईश्वरी घर के बाहर निकला और बोला, तुमने इनके साथ बहुत अच्छा किया। ये हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। ऐसे ही एक दिन ईश्वरी कहीं दावत में गया हुआ था। शाम हो गई थी। मेज पर लैंप रखा था, दिया सलाई भी पास में रखी थी, मगर ईश्वरी कभी खुद लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जला सकते हैं? समाचार पत्र आया हुआ रखा, ध्यान मेरा सब उधर लगा हुआ, मगर लैंप नदारत। मैं झुंझला रहा था कि देव योग से रियासत अली उधर आ निकले। मैं तो उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि उल्लू हो गया बेचारा। तुम लोगों को जरा भी फिक्र नहीं है कि
लैंप तो समय से जलवा दे। पता नहीं ऐसे नालायक, नकारा और कामचोर लोगों का यहां गुजर कैसे हो जाता है। मेरे यहां घंटा पर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हाथों से लैंप जला दिया। वहां पर एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, पर महात्मा गांधी का परम भक्त और मुझे महात्मा गांधी का चेला जानकर मेरा बड़ा लिहाज किया करता था, लेकिन कुछ पूछने में संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला पाकर आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेला है ना, सुना है यहाँ सुराज हो जाएगा और ये जमींदार लोग नहीं रहेंगे। मैंने भी शान बढ़ाई, अरे इन जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है, ये लोग गरीबों का खून चूसने के अलावा और करते क्या है। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, क्या इन जमींदारों की जमीनें भी छीन ली जाएंगी? मैंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भाई, बहुत से लोग तो खुशी खुशी दे देंगे और जो नहीं देंगे उनकी तो फिर छीननी ही पड़ेंगी। हम लोग तो तैयार बैठे हैं, जैसे ही स्वराज्य होगा अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर आया और झट से मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला, सरकार आजकल ये जमींदार लोग बहुत जुल्म करते हैं, हमें भी अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहे। मैंने कहा, देखो भाई, अभी तो मेरा कोई अख्तियार है नहीं, हाँ लेकिन जिस दिन अख्तियार मिलेगा मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा और मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुनते उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी, अपनी स्त्री को भी जमकर पीटा और तो और गांव के महाजन से भी लड़ने को तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह से हमारी छुट्टियां तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत सारे लोग हमें पहुंचाने आए। ये बेचारा ठाकुर तो स्टेशन तक आया और मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला। अपनी कुबेरोचित देवत्व और विनय की मोहर प्रत्येक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था कि हर एक नौकर को एक अच्छा सा इनाम दूं, मगर वो सामर्थ्य कहां। केवल वापसी का टिकट था पास में, बस गाड़ी में बैठना था। मगर गाड़ी आई तो ठसा ठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तो तिल धरने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत तो उससे भी बदतर। यही आखिरी गाड़ी, किसी तरह रुका नहीं जा सकता था। बड़े मुश्किल से हम लोगों को तीसरे दर्जे में जाके जगह मिली, मगर हमारे ऐश्वर्य ने तो वहां भी अपना रंग जमा लिया। लेकिन मुझे उसमें बैठना जरा बुरा लग रहा था। आए तो आराम से लेटे लेटे जा रहे हैं सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी। डिब्बे में कुछ पढ़े लिखे यात्री भी थे। वो लोग अंग्रेजी राज्य की तारीफ कर रहे थे। एक सज्जन बोले, अरे भाई ऐसा राज्य तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा, अमीर गरीब सब बराबर। राजा भी अगर आपके साथ अन्याय करे ना तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है। दूसरे महाशय ने समर्थन किया, अरे आप खुद बादशाह पर दावा ठोक सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक व्यक्ति जो कलकत्ते जा रहा था, पीठ पर एक मोटी सी गठरी बांधे हुए था। गठरी रखने की जगह कहीं मिली नहीं, इसीलिए पीठ पे बांधे हुए था और बेचैन होकर बार बार बेचारा द्वार पर आकर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका इस तरह से आना और अपनी गठरी से बार बार मेरे नाक मुंह को रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो डिब्बे में वैसे हवा कम, ऊपर से उस गंवार का आना और गठरी समेत मेरे मुंह पर खड़े हो जाना, मेरा तो मानो गला ही दबा देना था। कुछ देर तो मैं जब्त किए बैठा रहा। फिर एकाएक आ गया मुझे क्रोध और मैंने उठकर उसे पीछे ठेल दिया, 2 चांटे लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते बाबूजी, हमने भी तो किराया दिया है। मैंने कस कस के 3-4 चांटे और लगा दिए। डिब्बे में तो तूफान आ गया। चारों तरफ से मुझ पर बौछार होने लगी।
अरे इतने नाजुक मिजाज हो तो फिर अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? अरे कोई अमीर आदमी होगा, अपने घर का होगा, मुझे मारता, मुझे इधर ही दिखा देता था। हाँ, क्या कसूर किया था बेचारे ने? अरे डिब्बे में तो सांस लेने की भी जगह नहीं है। बेचारा सांस लेने के लिए जरा सा खिड़की पर क्या खड़ा हो गया, उस पर इतना क्रोध कि आदमी अमीर होकर अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है क्या? यह भी अंग्रेजी राजी है जिसकी अभी आप लोग तारीफ कर रहे थे। फिर एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में तो घुसपावत नहीं है और मिजाज देखिए इनका, देखो। फिर ईश्वरी ने मेरी तरफ देखा और कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर, कितने मूर्ख हो तुम। और मैं और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम पड़ता था।